सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमित मिश्रा। आइए देखते हैं आज के प्रमुख समाचार। पांडरीबा क्षेत्र में बूचड़खाने की अफवाह पर मचा हंगामा। मौके पर पहुंचे डीसीपी काशी जोन, बोले नहीं मिला कोई प्रमाण। वीबीजी राम जी खिलाफ गांधीवादी युवाओं की मनरेगा बचाओ यात्रा पहुंची काशी। अंबेडकर प्रतिमा पर शुरू किया गया उपवास। सिगरा से गिरिबाग क्षेत्र में निर्माणाधीन शोरूम का फाइबर रेलिंग अचानक ऊपर से गिरा, चपेट में आए 2 मजदूर, एक की हुई मौत, दूसरा गंभीर रूप से घायल। और बीएचयू सेंट्रल ऑफिस के छात्रों के एक समूह ने सीएचएस की प्रवेश प्रक्रिया को लेकर किया प्रदर्शन। विश्वविद्यालय के प्रैक्टोरियल बोर्ड के बीच हुई तीखी नोकझोंक। और अब समाचार विस्तार से। चेकगंज थाना क्षेत्र के पांडरीबा चौकी इलाके में विद्यापीठ के छात्र नेता आशीष द्वारा कथित बूचड़खाना चलने की शिकायत पर अफरा तफरी मच गई। चेतगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत पानदरीबा चौकी इलाके में वक्त अफरा तफरी मच गई जब काशी विद्यापीठ के छात्र नेता आशीष ने कथित बूचड़खाना चलने का आरोप लगाते हुए थाने में शिकायत दर्ज कराई। सूचना मिलते ही डीसीपी काशी जोन गौरव वंशवाल पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे और पूरे इलाके की तलाशी कराई गई। जांच के दौरान किसी प्रकार का अवैध कटान या बूचड़खाना संचालित होने का कोई प्रमाण नहीं मिला। डीसीपी ने स्पष्ट किया कि पानदरीबा क्षेत्र में पुरानी बकरा मंडी है जहां केवल बकरों की खरीद फरोख्त होती है। यह मंडी वर्षों पुरानी है और यहां कटान की अनुमति नहीं है। उन्होंने बताया कि संबंधित क्षेत्र श्री काशी विश्वनाथ मंदिर से लगभग 2 किलोमीटर दूर स्थित है, जबकि 2 किलोमीटर की परिधि में बूचड़खाना पूरी तरह प्रतिबंधित है। उन्होंने कहा कि कुछ लोगों द्वारा अवैध कटान और बूचड़खाना चलने की सूचना दी गई थी, लेकिन मौके से ऐसा कोई अवशेष बरामद नहीं हुआ। गौ हत्या की अफवाहों को भी उन्होंने सिरे से खारिज किया। हालांकि बकरी काटने से जुड़ी एक शिकायत के आधार पर पशु क्रूरता अधिनियम के तहत अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। साथ ही यह भी जांच की जा रही है कि अफवाह किसने फैलाई। डीसीपी ने चेतावनी दी कि अफवाह फैलाने वालों को चिन्हित कर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस संदर्भ में मीट डीलर शॉप के मालिक ने बताया कि अचानक 20-25 लोग आए और दरवाजा पीटने लगे। कर्मचारियों के साथ मारपीट और धमकी दी गई। उन्होंने कहा कि यह बकरा मंडी सैकड़ों साल पुरानी है, जहां गांवों से पाल और गलेरिया समाज के लोग अपने बकरे बेचने आते हैं और सुबह होते होते कारोबार खत्म हो जाता है। उन्होंने दावा किया कि आज तक यहां किसी बकरे का कटान नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि उनके खिलाफ दर्ज मामलों को लेकर वे उच्च अधिकारियों से मिलकर अपना पक्ष रखेंगे। अंदर बिनिया के अंदर एक मदरसा ऊपर से चलता है, जहाँ शिक्षा के लिए मदरसा खोला जाता है, उसके नीचे बकरा वकरा बेचा जा रहा था। हम लोग अंदर गए, पूछे कि ये दुकान किसका है, तो कोई बताने के लिए नहीं आया। फिर एक दादा उसमें से निकल कर आए, कहें कि तुम कौन होते पूछने वाले, यहाँ कुछ नहीं चलता है। वहाँ पे जो कि खून भी लगा हुआ था, अगर बकरा वहाँ नहीं करता है, अगर कुछ नहीं होता है तो आप दिखाने में बताना चाहिए कि मेरा दुकान है या कुछ नहीं होना चाहिए। वो अपने मोहल्ले के लोगों को बुलाकर हम लोग से धक्का मुक्की करने लगे, माई बहन को गाली देने लगे और हम लोग को भगाने लगे। हम लोग 20-30 की संख्या में हम लोग भी थे, वो लोग हम लोग को भगाने लगे, पूरा हम लोग को रोड के बाहर तक निकाल दिए। ये तो यहाँ पे इस पता नहीं कहाँ से किस तरह के लोग आए थे, क्या उनकी मंशा थी, क्या वो चाहते थे, कुछ समझ में नहीं आया। एक हुड़दंग हुआ, यहाँ पे आए 15-20 लोग आके दरवाजा पीटने लगे, व्यापारी को मारने पीटने धमकाने लगे, ये कहो तो ये वो लोग घबरा गए, यहाँ क्या हो रहा है। तब तक आप बता रहे हो कि ये लोगों ने कहा भाई आप कौन है, पूछा जा रहा है, लेकिन तब भी कुछ नहीं बता रहे हैं। हम भी नहीं जानते क्या थे, क्या हो गया। ये देखिए, यहाँ बकरा मंडी आज की नहीं लग रही है, ये सैकड़ों वर्ष पुरानी है, आप 80-100 साल। ये सरकारी जगह है, ये हमारी सरकारी, ये हमारी कुरैश समुदाय की खरीदी हुई जमीन पे है। ये हमारी नीचे रोड से काफी अंदर है और जब दुनिया सो के उठती है तब ये काम खत्म हो जाता है। 4 बजे भोर में गांव देहात से पाल समाज के, गलेरिया समाज के लोग यहाँ आते हैं, अपना माल लेके माल बेच के चले जाते हैं। अब क्या क्या अफवाहें उड़ रही हैं, क्या क्या बात हो रही है, इसका अब अफवाह पे तो हम नहीं जा सकते ना। देखिए, यहाँ पांडरीबा चौकी क्षेत्र में एक मंडी है जहाँ पे बकरों की खरीद फरोख्त होती है। ये पुरानी मंडी है, तो कई सालों से ये चली आ रही है। यहाँ पे कटान प्रतिबंधित है क्योंकि ये 2 किलोमीटर की परिधि में आता है मंदिर की, तो किसी भी तरीके का बूचड़खाना पूर्णतः प्रतिबंधित है इस एरिया में। और इनके द्वारा जो है बकरे जो है खरीदे और बेचे जाते हैं। और इसी में कुछ व्यक्तियों के द्वारा सूचना दी गई थी कि यहाँ पे अवैध कटान हो रहा है और बूचड़खाना चलाया जा रहा है, जिसपे तत्काल सभी अधिकारी यहाँ पे मौके पे पहुंचे हैं और निरीक्षण किया गया है। तो इस तरीके का कोई भी अवशेष किसी जानवर का नहीं पाया गया है और ना ही कोई ऐसा यहाँ पे अभी तक कोई तथ्य सामने आया है कि ऐसे कोई अवैध बूचड़खाना यहाँ चल रहा हो। और लेकिन जो व्यक्ति थे, इनके द्वारा एक तहरीर दी गई है जिसमें बकरी काटने को लेकर के एक अभियोग उसमें पंजीकृत किया। सीएचएस की प्रवेश परीक्षा को लेकर मंगलवार को छात्रों के एक समूह ने बीएचयू सेंट्रल ऑफिस पर जोरदार प्रदर्शन किया। मंगलवार को छात्रों के एक समूह ने सीएचएस की प्रवेश प्रक्रिया को लेकर बीएचयू सेंट्रल ऑफिस के
बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। छात्र नेता विपुल सिंह के नेतृत्व में हुए इस विरोध में बड़ी संख्या में छात्र शामिल हुए, जिन्होंने विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए अपनी मांगें रखी। प्रदर्शन के दौरान छात्रों और विश्वविद्यालय के प्रोक्टोरियल बोर्ड के बीच तीखी नोकझोंक हुई। स्थिति उस समय तनावपूर्ण हो गई जब प्रोक्टोरियल बोर्ड की टीम ने छात्रों को मुख्य द्वार से हटाने का प्रयास किया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार छात्रों को लगभग 100 मीटर दूर तक पीछे धकेला गया, जिससे धक्का मुक्की की स्थिति बन गई। मौके पर पुलिस बल भी तैनात रहा और सुरक्षा के मद्देनजर अतिरिक्त सतर्कता बरती गई। हालांकि स्थिति बाद में नियंत्रण में आ गई। कक्षा 9 में सीटें शून्य करने पर विरोध प्रदर्शन कर छात्रों का आरोप है कि सेंट्रल हिंदू स्कूल में कक्षा 9 के लिए सीटों की संख्या शून्य कर देना छात्रों के हितों के साथ अन्याय है। उनका कहना है कि यह निर्णय विश्वविद्यालय के शैक्षणिक परंपरा और गरिमा के विपरीत है। छात्रों ने मांग की है कि कक्षा 9 में अतिरिक्त सेक्शन खोले जाएं ताकि अधिक विद्यार्थियों को अवसर मिल सके। वैकल्पिक रूप से सभी सीटों पर प्रवेश परीक्षा के माध्यम से पारदर्शी चयन प्रक्रिया लागू की जाए। प्रदर्शन के दौरान वर्ष 2026 की विभिन्न कक्षाओं के लिए हॉस्टल आवंटन संबंधी सीटों की स्पष्ट जानकारी सार्वजनिक करने की मांग भी उठाई गई। छात्रों का कहना है कि बुलेटिन में समय रहते विस्तृत जानकारी प्रकाशित की जाए ताकि विद्यार्थियों और अभिभावकों में भ्रम की स्थिति न बने। सेंट्रल हिंदू स्कूल की प्रवेश परीक्षा के लिए बुलेटिन जारी हुई है। उस बुलेटिन में तमाम विसंगतियां दिख रही हैं। इन विसंगतियों के विरोध में हमने विश्वविद्यालय प्रशासन को लेटर पहुंचाया है और इसी की कुछ बातें मैं आप सभी तक साझा करना चाहता हूं। सेंट्रल हिंदू स्कूल जो कि इस विश्वविद्यालय का एक अंग है और पूरे देश का एक प्रतिष्ठित विद्यालय है, इस विद्यालय में आप देखेंगे कि CHS क्लास 9th की जो सीटें हैं उसको शून्य कर दिया गया है। यानी क्लास 9th में अब लड़कियां एडमिशन नहीं ले पाएंगी, नई लड़कियां प्रवेश नहीं ले पाएंगी। तो कहीं ना कहीं ये पूरे ग्रामीण समाज पर, कहीं ना कहीं ये पूरे किसान समाज पर एक बहुत बड़ा चोट है और इस चोट से हम बचाना चाहते हैं। विश्वविद्यालय परिवार की गरिमा को हम बचाना चाहते हैं। दूसरा हमारा विषय है CHS क्लास 6 में लॉटरी की व्यवस्था को लेकर के। कोरोना काल के बाद से ही CHS में पूरी की पूरी लॉटरी की व्यवस्था चल रही है, तो इन व्यवस्थाओं को हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द हटाया जाए और प्रवेश प्रक्रिया के माध्यम से एडमिशन लिया जाए। तीसरी हमारी मांग है कि CHS BHU 2026 में हॉस्टल आवंटन को लेकर के बुलेटिन में कोई भी जानकारी साझा नहीं की गई है। सिद्धगिरी बाग के निर्माणाधीन यामाहा शोरूम में मंगलवार की दोपहर एक फाइबर की रेलिंग की अचानक गिरने से उसकी चपेट में आए एक मजदूर की मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। सिद्धगिरी बाग क्षेत्र में एक निर्माणाधीन यामाहा शोरूम में मंगलवार को दोपहर के समय दर्दनाक हादसा हो गया। यहां फाइबर की रेलिंग अचानक ऊपर से गिर गई, जिसके चपेट में आने से एक मजदूर की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरा मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गया। प्रभारी निरीक्षक संजय कुमार मिश्रा के अनुसार पुराने यामाहा शोरूम की मरम्मत और नया निर्माण कार्य चल रहा था। मजदूर काम पर लगे हुए थे, तभी अचानक फाइबर की रेलिंग टूटकर नीचे गिर पड़ी। इस हादसे में 2 मजदूर बुरी तरह घायल हो गए। सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और दोनों घायलों को तुरंत BHU ट्रॉमा सेंटर ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने 38 वर्षीय दिनेश राजभर कछुआ बाजार निवासी को मृत घोषित कर दिया। इनके साथ ही मजदूर की हालत गंभीर बताई जा रही है, उन्हें भर्ती कर इलाज जारी है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और हादसों के कारणों की जाँच शुरू कर दी है। घटना यही हुई कि जो है कि कल जो है कि बंदर इसको जो है कि ऊपर चढ़ा था और इसके बाद वो जो है कि हिला दिया बंदर और थोड़ा सा छिड़छिड़ा गया था, एक बैग गिर गया। मतलब बंदर किया था कल शाम को, जो जान पर निर्माण काम कोई निर्माण हो रहा था। क्या बन रहा है? ये होटल बन रही है। तो मजदूर काम कर रहे थे? मजदूर तो ऊपर सब काम कर रहे थे। तो कैसे चोट लगी मजदूर को कि जो घायल हुए? वो जो चोट यहाँ पर जो है कि वो काम कर रहे थे, नीचे भी काम कर रहे थे ना। कितने मजदूर घायल हैं? 2 आदमी। क्या स्थिति है इस समय उनकी? स्थिति तो उनका तो चोट लगी है, वही देखे सर में चोट लगी है। युवा गांधीवादियों द्वारा मनरेगा बचाओ यात्रा मंगलवार को शहर के विभिन्न स्थलों से गुजरते हुए अंबेडकर पार्क पहुंची, जहां 1 दिवसीय उपवास किया गया। मोदी सरकार द्वारा मनरेगा में किए गए मजदूर विरोधी बदलावों और नए कानून VBG राम जी के विरोध में निकाले जा रही युवा गांधीवादियों की मनरेगा बचाओ यात्रा आज 17 फरवरी मंगलवार को भारत माता मंदिर से शुरू होकर बिस्मिल्ला खां की मजार, मलदैया स्थित सरदार पटेल चौक, लौरा बीर पर आजाद पार्क से वरुणा पुल होते हुए कचहरी के अंबेडकर पार्क पहुंची, जहां मनरेगा मजदूर के रोजगार के संवैधानिक अधिकार पर सरकारी हमले के विरोध में 1 दिवसीय उपवास शुरू किया गया। 17 जनवरी को चौरी चौरा गोरखपुर से प्रारंभ हुई मनरेगा बचाओ साइकिल यात्रा, जो गोरखपुर, देवरिया, बलिया, मऊ, गाजीपुर होते हुए बनारस पहुंच चुकी है। 1 महीने तक यूपी के गांव, गली, बाजारों से गुजरी इस यात्रा में मोदी सरकार द्वारा मनरेगा कानून पर हमलों पर आम लोगों से संवाद किया गया। गांव खेतिहर मजदूरों, खासकर महिलाओं ने बताया कि मनरेगा कानून आने के बाद उनको रोजगार की गारंटी मिली, जातिगत शोषण और महिलाओं के साथ घरेलू हिंसा में कमी आई। आज जब सरकार इस कानून को खत्म कर रही है, तब एक बड़ी आबादी दशकों पहले की स्थिति में जाने को मजबूर होगी। यात्रा में सामाजिक कार्यकर्ता एकता शेखर ने कहा कि VBG राम जी जैसे मजदूर विरोधी कानून लाकर सरकार
कारपोरेट और शहर के मुट्ठी भर अमीरों की मदद कर रही है। मनरेगा को खत्म करने से मजदूरों का पलायन बढ़ेगा और वह कम पैसों में शहरों में काम करने पर मजबूर होंगे। सामाजिक कार्यकर्ता नंदलाल जी ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार द्वारा लाया गया कानून गांव, गरीब और गांधी पर हमला है। सरकार मनरेगा कानून को खत्म कर रही है, ग्रामीण मजदूरों को भी खत्म कर रही है। भारतीय युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रभारी मनीष शर्मा भी इस यात्रा में शामिल हुए। यात्रा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि यह शर्मनाक है कि प्रधानमंत्री मोदी बड़े कारपोरेट घरानों और अमेरिका के दबाव में उनके लिए काम कर रहे हैं। यात्रा में मुख्य रूप से मृत्युंजय मौर्य, नीति, नैना, पायल, मृदुला, सतीश साहनी, रेणु देवी, रामधीरज, सर्वसेवा संघ, राजेश रोशन, माधव, सत्यम, अमन यादव, प्रियेश, रजत, नंदलाल, धनंजय, विवेक, नीरज, विवेक यादव मध्य प्रदेश से, शांतनु, डॉक्टर शैलेंद्र कुमार नवादा आदि शामिल। ये यात्रा गोरखपुर से निकलकर देवरिया, बलिया, मऊ, गाजीपुर में एक हफ्ते बिताते हुए आज यहाँ समापन। इसका उद्देश्य क्या रहा भैया? इस यात्रा के माध्यम से हम लोग गांव-गांव में जाकर, ये यात्रा पूर्णतः गांव ग्रामीण इलाकों से होकर गुजरी और इस यात्रा के माध्यम से हम लोग ग्रामीणों, मजदूरों, कामगारों में जाकर ये बता रहे हैं कि सरकार का जो पुराना एक कानून था, जो मनरेगा, जो सरकार में भारत सरकार ने भारत के मजदूरों को एक संवैधानिक अधिकार दिया था काम का, वो अधिकार उनसे छीन लिया गया है और एक नया कानून आया है वीबी जीराम जी, जिसमें बहुत सारे बदलाव हुए हैं। बहुत खतरनाक उसके मजदूर विरोधी प्रावधान हैं। हम उन प्रावधानों को घर घर, गली गली, गांव गांव ग्रामीणों को समझा रहे हैं। क्या है उसमें बदलाव में प्रमुख? जैसे सबसे पहले आप देखिए कि सरकार ने जो केंद्र सरकार का 90% जो हिस्सा था फंड का, उसको काट के 60% कर लिया। ये बहुत साफ है कि जहाँ पे राज्य और केंद्र सरकारें नहीं होंगी वहाँ पे मनरेगा का काम नहीं हो रहा होगा। इसके अलावा सरकार ने जिस तरह से ग्राम पंचायत की जो स्वायत्ता थी, जो ग्राम पंचायतें तय करती थी कि काम जो है वो क्या होगा, गांव में नहर बनेगी, पोखरी बनेगा, तालाब बनेगा, अब वो स्वायत्ता गांव से छीन के वो दिल्ली सेंट्रिक हो गई। तो हम इसको भारत के विकेंद्रीकरण के मॉडल पे हमला मानते हैं, हम भारत के ग्राम स्वराज के मॉडल पे इस पर हमला मानते हैं और ग्राम पंचायतों की स्वायत्ता पे हमला है वीजी विजयराम जी बिल, और हम गाँव-गाँव जाके इस बात को बता रहे हैं। पिछले 2 वर्षों से आजाद नगर बजरडीहा में सीवर एवं जल जमाव की समस्या से त्रस्त क्षेत्रीय नागरिकों ने जलकल विभाग कार्यालय पर शांतिपूर्ण धरना दिया। आजाद नगर बजरडीहा में पिछले 2 वर्षों से चली आ रही सीवर जाम एवं जल जमाव की गंभीर समस्या को लेकर आज क्षेत्रीय जनता ने जलकल विभाग कार्यालय पर शांतिपूर्ण धरना दिया। इस धरने में बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों ने भाग लेकर अपनी समस्याओं को प्रशासन के समक्ष रखा। धरने के दौरान जलकल विभाग के महाप्रबंधक, सचिव एवं उच्च अधिकारी नगर आयुक्त के साथ बैठक में व्यस्त थे। इसी बीच रेवड़ी तालाब चौकी इंचार्ज शिवम श्रीवास्तव धरना स्थल पर पहुंचे और उच्च अधिकारियों से दूरभाष पर वार्ता की। इनके हस्तक्षेप के बाद संबंधित विभाग द्वारा तत्काल कर्मचारियों को मौके पर भेजकर साफ सफाई कार्य आरंभ करने का आश्वासन दिया गया। अधिकारियों द्वारा यह भी भरोसा दिलाया गया कि जब तक संतोषजनक रूप से समस्या का समाधान नहीं हो जाता तब तक सफाई कार्य निरंतर जारी रहेगा। साथ ही स्थायी समाधान के लिए प्रशासन द्वारा 10 दिन का समय मांगा गया। प्रशासन के इस आश्वासन के बाद क्षेत्रीय जनता ने अपना धरना समाप्त कर दिया। धरने में मुख्य रूप से अब्दुल्ला शाहिद, बाबू भारती सहित अनेक क्षेत्रीय नागरिक उपस्थित रहे। क्षेत्रीय जनता ने चेतावनी दी है कि यदि निर्धारित समयावधि में समस्या का स्थायी समाधान नहीं किया गया तो पुनः आंदोलन किया जाएगा, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी संबंधित विभाग की होगी। पार्षद जी का तो यह हाल है कि पार्षद जी कह रहे हैं कि हमारा कोई सुन ही नहीं रहा है। पार्षद जी कह रहे हैं कि हमारा कोई सुन ही नहीं रहा, तो हम लोग पार्षद जी से कहना चाहते हैं कि पार्षद जी, जब आपका कोई नहीं सुन रहा है तो आपको ऐसे पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। आखिर ऐसे पद पे बैठने से क्या फायदा जब आप एक कार्य जनता के लिए नहीं कर पा रहे हैं, आपका अधिकारी नहीं सुन रहे हैं, आप कह रहे हैं कि नहीं सुन रहे, तो आपको इस्तीफा दे देना चाहिए। समस्या बहुत ही दर्द, आप देखेंगे घुटने घुटने भर पानी लगा है पतली पतली गलियों में। क्या यही मोदी जी का विकास है? 2014 से यही विकास चल रहा है मोदी और योगी जी का। पूरा स्थिति बनास का सिर्फ और सिर्फ कागजों पे स्मार्ट सिटी का दर्जा दे दिया गया है, जमीनी स्तर पे कुछ भी नहीं। ई रिक्शा चालक कल्याण समिति की एक महत्वपूर्ण बैठक अध्यक्ष घनश्याम यादव के नेतृत्व में हुई। वाराणसी में ई रिक्शा चालक कल्याण समिति की एक महत्वपूर्ण बैठक अध्यक्ष घनश्याम यादव के नेतृत्व में आयोजित की गई। यह बैठक आदित्य नगर पोखरा मलियाना क्षेत्र में रूट नंबर 4 के समस्त ई रिक्शा चालक एवं मालिकों की समस्याओं को लेकर संपन्न हुई। बैठक में मुख्य रूप से आदित्य नगर पोखरा मलियाना क्षेत्र में लगाए गए यातायात प्रतिबंध के विरोध में चर्चा की गई। चालक एवं मालिकों ने बताया कि लंका चौराहे से आने के बाद प्रशासन द्वारा जबरन यू टर्न करवाए जाने से यात्रियों को लेने में काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, जिससे उनकी आय पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। इस संबंध में प्रशासन से अनुरोध किया गया कि बीच मार्ग में ई रिक्शा टोटो के लिए कट या वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध कराया जाए ताकि यात्रियों को सुविधा मिल सके और चालकों को रोजी रोटी प्रभावित न हो। इसके अतिरिक्त चालकों ने यह भी शिकायत की कि प्रशासन द्वारा जबरन चालान काटे जा रहे हैं, जिससे उनमें भय और असंतोष की स्थिति है।
बैठक में सर्वसम्मति से मांग की गई कि अनावश्यक एवं जबरन चालान की कार्रवाई को तत्काल रोका जाए तथा नियमों को व्यवहारिक और जनहित में लागू किया जाए। बैठक में निर्णय लिया गया कि यदि समस्याओं का शीघ्र समाधान नहीं किया गया तो रूट नंबर 4 के सभी ई रिक्शा चालक पूर्ण रूप से हड़ताल पर चले जाएंगे और बड़ा आंदोलन करेंगे। समिति के पदाधिकारियों ने प्रशासन से वार्ता कर शीघ्र समाधान की मांग भी उठाई। लगभग 1.5 साल बाद पुनः पड़ासी कमिश्नरेट पुलिस द्वारा एक तुगलकी फरमान जारी कर ई रिक्शा चालकों के शोषण का एक नया रास्ता बना दिया गया है, जिसके विरोध में हम सभी आज यहाँ पर जुटे हुए हैं और जुटकर अपनी बातों को सुनने और समझने का प्रयास करेंगे। जिसके बाद हम लोग यहाँ से विज्ञप्ति बनाएंगे और उसी विज्ञप्ति के आधार पे हम अपने जो है संबंधित उच्च अधिकारियों से संपर्क करेंगे। क्या क्या समस्याएं आ रही हैं? मूलभूत हमारी समस्याएं तो सबसे पहले ये है कि देखा जाए तो जो हमारे शहर के अंदर अनैतिक तरीके से हमारी गाड़ियों को सीज किया जा रहा है, पहला चीज। दूसरी चीज, हमको विभिन्न मार्गों पर जाने से रोक दिया गया है। पड़ासी कमिश्नरेट पुलिस ने जो रोड चयनित किया है हम उसी रोड पर चल रहे हैं, उसके बावजूद आप चौराहे का हवाला देकर हमको रोक रहे हैं। हम ऑलरेडी संगठन डिमांड कर चुका है कि हमको चौराहा मुक्त हम स्वयं देने को तैयार हैं, ऑटो रिक्शा दोनों तैयार हैं। उसके साथ साथ हम चाह रहे हैं कि जो नगर निगम के जो स्टैंड है वो चौराहे से 150 मीटर की दूरी पे है, वहाँ तक आने के लिए हमको चौराहा का ही उपयोग करना पड़ रहा है। अगर हमारा प्रशासन चाहे तो उन स्टैंडों के पास हमारा जो है कट खोल देता तो हम लोग सीधे अपने स्टैंड के अंदर होते। यहाँ पर वक्त चला छोटे से ब्रेक का। बने रहिए सिटी वाराणसी लाइव के साथ। वाराणसी लाइव, सच के साथ। Facilities of Navneeta Kuvar Public School, quality education, well qualified faculty, dance, vocal, instrumental music, robotics, art and craft, skating, karate classes, indoor and outdoor activities, use playground for kindergarten and various types of games, math, physics, biology, chemistry lab and smart library, well maintained computer lab and classes, highly secure and GPS track convince facilities, educational based activities using technique tools and interesting methods for students. Navneeta Kuvar Public School, Swahi near BHU Hyderabad Gate, Varanasi. Mobile number 7311128462. Navneeta Kuvar Public School. A bright future starts with the right education. JPM English School, based on CBSE pattern. Admission open from pre-nursery to class 8. We provide high-quality education and expert guidance from experienced faculty. Spacious, calm and modern learning environment. A well-equipped computer lab. Modern science lab. Well-stocked library. Indoor games like chess, carom, ludo, etc. And outdoor games like skating, basketball, badminton, cricket, etc. Special yoga classes for overall physical and mental growth. Special personality development classes. Regular dance classes. Special music classes. The students always remember that education is not a destination, it is a journey. So never stop, keep pushing yourself to achieve your goals. Enroll today to JPM English School, Ganganagar Colony, Badau, Varanasi. Call us at 700-7655-355. आधुनिक शिक्षा की नई परिभाषा, इंटरनेशनल हिंदी स्कूल नगवा, लंका, वाराणसी। सीबीएसई से मान्यता प्राप्त नर्सरी से लेकर 12वीं तक की कक्षाएं, जहां शिक्षा तकनीकी सुविधाओं से पूरी तरह लैस है। स्मार्ट डिजिटल क्लासरूम्स और एसी कक्षाओं संग वेल क्वालिफाइड टीचर्स छात्रों को उत्कृष्ट शिक्षा प्रदान करते हैं। वेल इक्विप्ड रोबोटिक्स लैब, बायोलॉजी लैब, केमिस्ट्री लैब, फिजिक्स लैब एवं स्पेसिफिक आइंस्टाइन लैब और सॉइल टेस्टिंग लैब, जहां छात्रों को प्रयोगात्मक ज्ञान और नए आविष्कारों की समझ मिलती है। संस्कृत और जर्मन भाषा की कक्षाएं, जहां नई भाषाओं से आपका परिचय होता है। वहीं विशाल कंप्यूटर लैब से तकनीकी शिक्षा का सही और सटीक मार्गदर्शन मिलता है। एक संस्थान जहां छात्रों के शारीरिक और मानसिक विकास के लिए योग, नृत्य और संगीत के बेहतरीन शिक्षण और प्रशिक्षण उपलब्ध है। इंडोर गेम्स और आउटडोर गेम्स छात्रों को मानसिक ताजगी और शारीरिक शक्ति प्रदान करते हैं। विशाल पुस्तकालय, अनुभवी और योग्य शिक्षक, जहां हर छात्र को मिलता है व्यक्तिगत ध्यान और मार्गदर्शन। हमारे पास है सुविधाजनक परिवहन व्यवस्था, ताकि आपके बच्चे स्कूल आसानी से पहुंच सके। इंटरनेशनल हिंदी स्कूल में अपने बच्चों को बेहतर भविष्य की दिशा दिखा। The institution directed and controlled from USA. Give me your children. We will work very hard and turn them into responsible, hard-working and bright citizens of India. That's what India needs. वाराणसी लाइव,
के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। घाट संध्या के अंतर्गत काव्यार्चन के 51वें सत्र में 75 रचनाकारों ने काव्य पाठ किया। सुबह बनास अनंत कानन ने अपने साहित्यिक प्रकल्प काव्यार्चन के माध्यम से हिंदी साहित्य के इतिहास में मील का नया पत्थर साबित किया है। मां गंगा के सानिध्य में होने वाली दैनिक घाट संध्या के अंतर्गत काव्यार्चन के 91वें सत्र का विशिष्ट पड़ाव इस नूतन इतिहास के सृजन का साक्षी बना। 80 घाट पर मंगलवार को हुए इस विशिष्ट आयोजन में 75 कवियों कवित्रियों ने काव्य पाठ किया और सभी 75 रचनाकारों ने संचालक की भूमिका निभाई। 4 घंटे से अधिक समय तक चले काव्यार्चन के अंदाज को 80 घाट पर मौजूद सैकड़ों लोगों ने शिद्दत से महसूस किया। पहले सत्र में काव्यार्चन परिवार के 45 रचनाकारों ने अद्वितीय अनुशासन का परिचय देते हुए निर्धारित समय सीमा में काव्य पाठ संचालन और सम्मान करने का दायित्व निभाया। इससे पूर्व काव्यार्चन का औपचारिक उद्घाटन साहित्य, संगीत और शिक्षा जगत की दिग्गज हस्तियों की मौजूदगी में कलश पूजन और दीप प्रज्वलन से हुआ। सभी वरिष्ठ साहित्य सेवियों ने कलश पूजन किया। कैंसर सर्वाइवर डॉक्टर झुमुर सेन गुप्ता के नेतृत्व में डॉक्टर अलका दुबे और शत्रुपा रॉय चटर्जी ने वंदे मातरम का गान किया। इस सत्र में कोलकाता की भरतनाट्यम नृत्यांगना राजनंदिनी ने विशेष प्रस्तुति दी। इस अवसर पर डॉक्टर जयप्रकाश मिश्र, पंडित हीरालाल मिश्र, मधुकर, सूर्य प्रकाश मिश्र, डॉक्टर ओम प्रकाश श्रीवास्तव, प्रकाश मिर्जापुरी, धर्मेंद्र गुप्त शाहिल, डॉक्टर महेंद्र तिवारी, अलंकार, गिरीश पांडे, काशिकेश, सिद्धनाथ शर्मा सिद्ध, सूर्यकांत त्रिपाठी, डॉक्टर प्रताप शंकर दुबे, अभिनव, अरुण, नवल किशोर गुप्त, अलक निरंजन, अखलाक खान भारती, पंडित अरुण द्विवेदी, विजय शेखर उपाध्याय, डॉक्टर नागेश शांडिल, रुद्रनाथ त्रिपाठी पुंज एवं 51वें सत्र के परिकल्पनाकार अरविंद मिश्र हर्ष शामिल रहे। काशी में सुबह बनारस किसी परिचय का मोहताज नहीं है। सुबह बनारस आनंद कानन की तरफ से ही एक साहित्यिक प्रकल्प शुरू हुआ काव्यार्चन, जिसका आज 51वां सत्र है। इस सत्र में काव्यार्चन एक ऐसा अनूठा कीर्तिमान बना रहा है जो हिंदी साहित्य के किसी भी काल में कभी नहीं हुआ। इस सत्र में 75 रचनाकार काव्य पाठ करेंगे और सभी 75 रचनाकार संचालन भी करेंगे और यही 75 रचनाकार आपस में एक दूसरे का सम्मान भी करेंगे। श्री काशी विश्वनाथ मंदिर के पूर्व महंत पंडित लोकपति तिवारी ने रंगभरी एकादशी महोत्सव के संबंध में गंभीर आरोप मंदिर प्रशासन पर लगाए। श्री काशी विश्वनाथ मंदिर के पूर्व महंत पंडित लोकपति तिवारी ने आगामी 27 फरवरी शुक्रवार को मनाए जाने वाले रंगभरी एकादशी आमल की एकादशी महोत्सव के संबंध में गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि मंदिर प्रशासन द्वारा प्राचीन रजत चल प्रतिमा को रोककर कथित नकली प्रतिमा से परंपरा निभाई जा रही है। पूर्व महंत लोकपति तिवारी ने दैनिक समाचार पत्रों में इलेक्ट्रॉनिक चैनलों को जारी एक पत्र में अवगत कराया कि प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी महोत्सव मनाया जाएगा। इसमें बाबा विश्वनाथ की रजत चल प्रतिमा को महंत आवास से पालकी यात्रा के रूप में मंदिर प्रांगण लाया जाता है, जहां गर्भगृह में सिंहासन पर विराजमान कर काशी व देश के नागरिकों को रंग गुलाल के साथ झांकी दर्शन करवाया जाता है। उन्होंने आरोप लगाया कि पिछले लगभग 5 वर्षों से मंदिर प्रशासन प्राचीन प्रतिमा जो उनके बड़ा देव स्थित आवास पर विराजित है और जिसकी दैनिक पूजा अर्चन वे स्वयं करते हैं को मंदिर में प्रवेश नहीं करने दे रहे हैं। इसके बजाय टेढ़ी में स्थित वाचस्पति तिवारी के आवास पर रखी कथित नकली प्रतिमा से उत्सव संपन्न करवाया जा रहा है। जब भी वर्ष में 3 प्रमुख परंपराओं जिनमें रंगभरी एकादशी शामिल है का आयोजन होता है तो उनके आवास के बाहर सैकड़ों पुलिस बल तैनात कर दिया जाता है ताकि प्राचीन प्रतिमा को रोका जा सके। तिवारी ने बताया कि उन्होंने जिला प्रशासन, कमिश्नर एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी को प्रत्येक वर्ष निवेदन किया, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई। उन्होंने मांग की है कि प्राचीन परंपरा के अनुसार असली रजत चल प्रतिमा को ही उत्सव में शामिल किया जाए ताकि काशी की लोक परंपराओं का सम्मान बना रहे। फर्क यही है कि उनके यहाँ से बारात कुछ लोग तथाकथित लोग मिल करके उनके यहाँ आडंबर फैला रहे हैं, बारात निकाल रहे हैं, लेकिन आज भी हमारे यहाँ जो प्राचीन प्रतिमा है उसका दर्शन के लिए आज भी काशी की जनता आती है। हमारे यहाँ से होके फिर उनके यहाँ बारात में शामिल होने के लिए कुछ लोग जाते हैं। कितने साल पुरानी परंपरा है आप? हमारी करीब 257-58 साल हो गए। और ये विवाद कब से शुरू हुआ? ये जब कॉरिडोर में हमारा मकान गिरा और मूर्ति हमारे यहाँ आई, वो टेढ़ी नीम पे चले गए हमारे बड़े भाई साहब और हम यहाँ आ गए। तो अभी आप पूर्व महंत के नाम से जाने जाते हैं? पूर्व है। पूर्व महंत के नाम से। अभी जो भी चीजें हैं सब उनके हाथ में आ गई है, जो आपके भाई साहब हैं? नहीं, उनके हक में खाली ये सिंहासन, शिवाला और पालकी है जी। और आरती ले गए, वो भी जबरदस्ती ले गए। खैर उसकी तो बात दूसरी है। मूर्ति हमारे पास है। आगे की क्या आपकी कार्रवाई है इस मैटर को लेकर? किस तरीके से आप इस विवाद को देख रहे हैं? हमारी कार्रवाई क्या, हमारा कोर्ट में मैटर चल ही रहा है, हाई कोर्ट में जो निर्णय होगा, लेकिन मंदिर प्रशासन क्यों ऐसा कर रहा है? घाट संध्या कार्यक्रम में बेंगलुरु के मैत्री राव एवं सुमा जयदीप का भरतनाट्यम हुआ। जिला प्रशासन के अभिनव पहल पर सोमवार को सुबह बनास के अंतर्गत घाट संध्या कार्यक्रम में बेंगलुरु से पधारे युवा कलाकार मैत्री राव एवं
सुमा जयदीप ने दक्षिण भारत के तमिल राज्य की प्रसिद्ध नृत्य विधा भरतनाट्यम का शुभारंभ गणेश स्तुति, तत्पश्चात शिव स्तुति देवरनामा, जिसके अंतर्गत मां अंबिका की स्तुति एवं समापन तिल्लाना से किया। द्वय कलाकारों ने पद लय ताल अंग संचालन एवं भावपूर्ण मुद्राओं के माध्यम से दर्शकों के हृदय को आनंदित किया। कलाकारों को प्रमाण पत्र गुरु स्नेहश्री एवं दिव्या प्रसाद ने प्रदान किया। कार्यक्रम का संयोजन सुबह बनास के सचिव एवं संस्थापक डॉक्टर रत्नेश शर्मा ने किया। कार्यक्रम का सफल संचालन सीमा केसरी ने किया। इस अवसर पर भारी संख्या में दर्शकगण उपस्थित रहे। काशीराम इंस्टीट्यूट ऑफ टूरिज्म मैनेजमेंट लखनऊ द्वारा मंडलायुक्त सभागार में टैक्सी चालकों के लिए CPR जीवन रक्षक तकनीक पर विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जनपद में आपातकालीन परिस्थितियों में त्वरित सहायता सुनिश्चित करने तथा पर्यटन सेवाओं की गुणवत्ता को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से मान्यवर काशीराम इंस्टीट्यूट ऑफ टूरिज्म मैनेजमेंट लखनऊ के संयोजन से मंडलायुक्त सभागार में टैक्सी चालकों के लिए CPR जीवन रक्षक तकनीक पर विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में प्रख्यात CPR विशेषज्ञ एवं राजकीय चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर शिव शक्ति प्रसाद द्विवेदी ने उपस्थित टैक्सी चालकों को हृदयाघात की स्थिति में त्वरित प्राथमिक उपचार प्रदान करने की वैज्ञानिक एवं व्यवहारिक विधि का प्रशिक्षण दिया। उन्होंने बताया कि आपात स्थिति में दिए गए पहले 4-5 मिनट के प्रयास किसी भी व्यक्ति का जीवन बचाने में अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। डॉक्टर द्विवेदी ने CPR की चरणबद्ध प्रक्रिया, चेतना की जांच, आपातकालीन सहायता बुलाना, सही स्थिति में छाती पर दबाव, चेस्ट कंप्रेशंस देना तथा आवश्यक सावधानियों को सरल भाषा में समझाया। प्रशिक्षण के दौरान प्रतिभागियों को व्यवहारिक प्रदर्शन के माध्यम से अभ्यास भी कराया गया, जिससे वे वास्तविक परिस्थितियों में प्रभावी ढंग से सहायता कर सकें। कार्यक्रम का संचालन प्रखर तिवारी, असिस्टेंट प्रोफेसर, मान्यवर काशीराम टूरिज्म मैनेजमेंट लखनऊ ने किया। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि ये ट्रेनिंग मान्यवर काशीराम इंस्टीट्यूट लखनऊ में शासन द्वारा कराया जा रहा है टूरिज्म डिपार्टमेंट से। स्पेशली ये ट्रेनिंग ड्राइवरों और वेंडर्स के लिए गए, क्योंकि विगत 5 वर्षों में ये देखा गया है कि हृदय गति के रुकने से हमारे देश में काफ़ी ज़्यादा मौतें हो रही है। अब प्रश्न ये उठ रहा है कि इन मौतों को रोका कैसे जाए। इसको रोकने के लिए एक अमेरिकन कार्डियोलॉजी सोसाइटी, अमेरिका की हृदय विभाग की एक बहुत बड़ी संस्था है, जिसने एक पद्धति दी जिसका नाम है CPR, कार्डियोपल्मोनी रिसस्टिटेशन। एक ऐसी पद्धति जिसके माध्यम से आप किसी रुके हुए हृदय को पुनर्जीवित कर सकते हैं, या सामान्य भाषा में कहें कि कोई व्यक्ति मर चुका है उसको दोबारा जीवित करने की प्रक्रिया का नाम CPR। नमो घाट पर आयोजित होने वाले सांस्कृतिक संध्या में जानवी त्रिपाठी का शास्त्रीय गायन हुआ। सोमवार को नमो घाट पर आयोजित होने वाले सांस्कृतिक संध्या कार्यक्रम में वाराणसी की जानवी त्रिपाठी का शास्त्रीय गायन का कार्यक्रम आयोजित हुआ। उन्होंने सर्वप्रथम राग शंकरा में बंदिश आदि देव महादेव से अपने कार्यक्रम को प्रारंभ किया। तत्पश्चात उन्होंने गणेश वंदना, जिसके बोल थे एक दंताय वक्रतुंडाय और ठुमक चलत रामचंद्र ढिमिक ढिमिक डमरू बाजे भजनों से दर्शकों का मन मोह लिया तथा अंत में दादरा बड़े ऊंचे सिया तोरे भाग प्रस्तुत कर वहां बैठे श्रोताओं से खूब तालियां बजवाईं और वाहवाही लूटी। इनके साथ तबले पर मास्टर रुद्रांश प्रताप सिंह और हारमोनियम पर प्रवीण सिंह ने कुशलतापूर्वक संगत किया। कार्यक्रम का संचालन एवं धन्यवाद ज्ञापन अंकित सिंह ने किया। कार्यक्रम संयोजक अंशुमान महाराज रहे। सत्रह से 24 फरवरी तक होने वाले छठे अखिल भारतीय पद्मश्री मोहम्मद शाहिद आमंत्रण प्राइज मनी पुरुष हॉकी प्रतियोगिता का मंगलवार को उद्घाटन हुआ। छठवीं अखिल भारतीय पद्मश्री मोहम्मद शाहिद आमंत्रण प्राइज मनी पुरुष हॉकी प्रतियोगिता का आयोजन खेल विभाग उत्तर प्रदेश के तत्वावधान में 17 से 24 फरवरी 2026 तक वाराणसी के बड़ा लालपुर स्थित डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर क्रीड़ा संकुल में किया गया है, जिसका उद्घाटन मुख्य अतिथि भारतीय जनता पार्टी महानगर अध्यक्ष प्रदीप अग्रणी ने ओलंपियन स्वर्गीय मोहम्मद शाहिद के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित करके अगरबत्ती दिखाकर किया। खिलाड़ियों को संबोधित करते हुए महानगर अध्यक्ष प्रदीप अग्रणी ने कहा कि यह प्रतियोगिता केवल
खेल प्रतिस्पर्धा नहीं बल्कि अनुशासन, समर्पण और राष्ट्रभक्ति की भावना को सुदृढ़ करने का माध्यम है। उन्होंने कहा कि ओलंपियन स्वर्गीय मोहम्मद शाहिद ने अपने अद्वितीय खेल कौशल से न केवल वाराणसी बल्कि पूरे देश का नाम विश्व पटल पर रोशन किया। उन्होंने खिलाड़ियों से आह्वान किया कि वे खेल को केवल जीत हार तक सीमित न रखें बल्कि इसे अपने व्यक्तित्व निर्माण और राष्ट्र सेवा का साधन बनाएं। उन्होंने कहा कि खेल से शारीरिक क्षमता के साथ साथ मानसिक दृढ़ता, टीम भावना और नेतृत्व क्षमता का भी विकास होता है। उन्होंने सभी प्रतिभागी टीमों को शुभकामनाएं देते हुए निष्पक्ष एवं खेल भावना के साथ प्रतियोगिता में भाग लेने का आग्रह किया। कार्यक्रम के दौरान CISF के बैंड द्वारा स्वागत किया गया। मुख्य अतिथि का स्वागत मुख्य क्रीड़ा अधिकारी ने शॉल एवं बैच पहनाकर किया। प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार 2 लाख, द्वितीय पुरस्कार 1 लाख और तृतीय पुरस्कार 50,000 रखा गया है। आज का उद्घाटन मैच उत्तर प्रदेश पुलिस और CISF के बीच खेला गया। इस प्रतियोगिता में 12 टीमें भाग ले रही हैं। कार्यक्रम में उपस्थित प्रमुख लोगों में स्वर्गीय मोहम्मद शाहिद की पत्नी परवीन शाहिद, ओलंपियन ललित उपाध्याय की पत्नी दीक्षा तिवारी, मुख्य क्रीड़ाधिकारी विमला सिंह, राष्ट्रीय फुटबॉल खिलाड़ी मुश्ताक अली, तौफीक रजा, चंद्रशेखर उपाध्याय, अवधेश राय, संजय कुमार, अखिलेंद्र सिंह सन्नी, अशोक कुमार पांडे, प्रमील पांडे, गौरी शंकर सिंह, जगदीश सादेजा, प्रतीक श्रीवास्तव, शकील अहमद आदि रहे। इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का ये संस्करण हम समाप्त करते हैं। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। वाराणसी लाइव, सच के साथ।